हे एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गौरव और आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो इक्विलिब्रियम के ही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड क्यू, हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आप लोग पहले ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा, मैं बताता हूँ क्वेश्चन में करना क्या है। फाइंड क्यू सच दैट ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसको आप ABC या कुछ भी मतलब नाम दे सकते हैं। अब इस ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पे ये एक ABC जो ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पे +Q चार्ज रखा हुआ है और इस ट्राइंगल का जो साइड है वो P के बराबर है। यानी एक साइड, चूँकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड P के बराबर ही होगा, तो ये भी P हुआ, ये भी P हुआ और ये भी स्मॉल p हुआ। अब इसके सेंट्रॉयड पे, ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सेंट्रॉयड पे एक +Q चार्ज रखा हुआ है और ये जो स्मॉल q चार्ज है ये फिक्स नहीं है। यानी इस कॉर्नर पे इसको फिक्स नहीं किया गया है, ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। तो अब ये जो +Q है, इस +Q का हमें वैल्यू डिटरमाइन करना है। यानी पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा प्लस इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ताकि ये तीनों मतलब ये चारों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो करते हैं, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। मतलब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों कॉर्नर पे या तीनों वर्टेक्स पे +Q चार्ज रखा हुआ है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड लेंथ P दिया हुआ है और इसके सेंट्रॉयड पे एक Q चार्ज रखा हुआ है और उस Q चार्ज के कारण ये चारों चार्ज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो उसके लिए इस Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज़ वगैरह है उसको देख लेते हैं। तो उसी का मेनली इसमें प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, तो फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, मतलब हमारे पास या किसी के पास भी, आपके पास भी अगर हो, तो ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सबसे पहला चीज़ तो इसका साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड यानी AB = BC = AC होता है। यानी तीनों साइड बराबर होता है। फर्स्ट तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। सेकंड, ये तीनों एंगल जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। ये एंगल भी 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60। यानी एंगल A = एंगल B = एंगल C = 60 डिग्री। ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। अब जो मेन हमें यहाँ पे यूज़ करना है, जिस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, वो सेंट्रॉयड से रिलेटेड है। तो सेंट्रॉयड से रिलेटेड है क्या इसका, अब देखते हैं इसको एक बार। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है कि अगर हमारे पास ये जो सेंट्रॉयड है, तो इस सेंट्रॉयड से इसका डिस्टेंस, मतलब A से जो डिस्टेंस है और B से जो डिस्टेंस है, सेंट्रॉयड को अगर समथिंग यहाँ पे सेंट्रॉयड को G से डिनोट करते हैं और ये जो C से डिस्टेंस है, मतलब तीनों वर्टेक्स से जो सेंट्रॉयड का डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा, सेम होगा। यानी सेंट्रॉयड के केस में AG = BG = CG होगा। तो सेंट्रॉयड से रिलेटेड एक तो ये हो गया। दूसरा कि ये जो सेंट्रॉयड से यहाँ से आता है, मतलब इसको मीडियन बोलते हैं, जो नेक्स्ट ये जो साइड है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो मीडियन होगा, मीडियन इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया और जो भी हो सारा एक ही पे कोइंसाइड करता है। यानी यही चीज़ मीडियन भी है और यही एल्टीट्यूड भी है। तो अब मीडियन का प्रॉपर्टी होता है कि वो जो एंगल है, मतलब वर्टेक्स एंगल जो भी हो, जैसे एंगल A हो गया, तो इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि अगर ये 60 है, तो अगर ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये सेंट्रॉयड है, तो ये मीडियन जो होगा वो 30 में इसको डिवाइड करेगा। ये 30, ये भी 30। सिमिलरली अगर इस वाले वर्टेक्स पे देखें तो ये भी टोटल 60 है, तो ये भी 30 होगा यहाँ पे 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। और इसी तरह से इस वाले एंगल को भी 30 और ये भी 30, मतलब इस वाले एंगल को ही बाइसेक्ट करेगा। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गया। यानी यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल 30 डिग्री हो गया और एंगल 30 डिग्री हो गया। तो अब मेनली हमें इसी चीज़ का यूज़ करना है। और इसका साइड अगर कैलकुलेट करना हो, मतलब अगर BG का साइड हमें कैलकुलेट करना हो, BG का साइड लेंथ होगा क्या,
तो साइड लेंथ हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करें तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये जो परपेंडिकुलर होगा वो BC को बाइसेक्ट करेगा यानी ये साइड जो होगा, अगर यहाँ पे O पे समथिंग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस केस में BO इज इक्वल्स टू CO होगा, यानी ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल होगा। अब ये चूँकि 90 डिग्री है और BC हमारे पास इस केस में अगर देखें तो P के बराबर है, तो अगर BC P के बराबर है, BC इज इक्वल्स टू P, तो BO क्या होगा, हाफ ऑफ P, मतलब BC का हाफ BO, चूँकि बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो BO अपने पास हो जाएगा हाफ ऑफ BC। सिमिलरली अगर देखें तो यहाँ से BC का वैल्यू तो अपने पास P है, तो BO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ P हो जाएगा, यानी ये जो लेंथ हुआ BO ये हो गया P/2, ये भी P/2, ये दोनों P/2 हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल BOG, मतलब इन ट्रायंगल BOG में देखें अगर, तो cos 30 डिग्री क्या होने वाला है, cos 30 इज इक्वल्स टू ये साइड अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इस केस में BO बेस हो गया, यानी cos ऑफ 30 डिग्री इन ट्रायंगल BOG cos 30 इज इक्वल्स टू बेस BO अपॉन हाइपोटेनियस BG। अब इस BG का ही वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना है, BO का वैल्यू हमें पता है, तो BG इज इक्वल्स टू BO अपॉन cos ऑफ 30 डिग्री, ये हो गया। तो अगर यहाँ से देखें BG इज इक्वल्स टू BO का वैल्यू P/2 है, BO यहाँ पे P/2 है, तो P/2 ओवर cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी BG इज इक्वल्स टू P/√3 आ गया अपने पास। तो मेनली हमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना था कि ये एंगल जो दोनों होगा, मतलब ये जो सेंट्रॉयड होगा वो इसको 30-30 में डिवाइड करेगा, मतलब बाइसेक्ट करने वाला है इसको, तो चूँकि ये एंगल B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है तो इस केस में 30-30 ये हो गया। और ये जो BG का साइड लेंथ होगा, मतलब BG का जो वैल्यू होगा, लेंथ ऑफ BG अगर देखें तो होगा P/√3 के बराबर। तो यहाँ से मतलब हमारे पास जो आ चुका है वो एक बार लिख लेते हैं और इसी का यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, बाकी तो क्वेश्चन ईजी ही है, नेट फोर्स बैलेंस करना है हमें। तो ये था, यहाँ पे +Q चार्ज रखा हुआ था। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर यहाँ पे इसको अगर O अज्यूम कर लेते हैं इस केस में, और ये हो गया ABC, तो हमारे पास एक चीज़ है BO इज इक्वल्स टू P/√3, एक इक्वेशन अपने पास ये है। तो अब यहाँ पे देखें, अब हमें करना क्या है, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, वो तो जियोमेट्री वगैरह था जो देख चुके हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन में करना क्या है, ये चारों चार्ज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो अगर इस वाले चार्ज पे देखें तो ये तो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है, मतलब आ जाएगा। क्यों आएगा, अगर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो कुछ भी हो ये आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये Q है और ये भी Q है और ये भी Q है, तीनों वर्टेक्स पे Q मतलब सेम मैग्नीट्यूड के ही चार्ज रखे हुए हैं और सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज तीनों कॉर्नर पे रखा हुआ है। प्लस अगर देखें तो इसका डिस्टेंस यहाँ से P/√3 है, यहाँ से A से भी अगर देखें तो P/√3 ही है और यहाँ से भी देखें तो P/√3 ही है, यानी तीनों केस में ही इस पर जो फोर्स लगेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ले लें तो +Q पे, अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज इसको अज्यूम करते हैं Q को, तो +Q के केस में इस पर जो फोर्स लगेगा, एक तो इसके कारण इस डायरेक्शन में, ये हो गया F/Q ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट B, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं अभी। फिर एक इसके कारण कुछ इस डायरेक्शन में, तो इसका कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट C। फिर एक A के कारण कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो A के कारण अगर देखें तो ये हो गया फोर्स ऑन स्मॉल q, सॉरी कैपिटल Q ही है यहाँ पे, ये कैपिटल Q है, यहाँ पे भी कैपिटल Q और यहाँ पे भी कैपिटल Q। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स A, इस मतलब तीनों डायरेक्शन में हो चुका है। अब अगर देखें तो ये तीनों एंगल 120, 120, 120 के बराबर होगा, यानी ए एंगल भी 120 डिग्री और ये एंगल भी 120 डिग्री और ये एंगल भी 120 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। तो अब तीनों चूँकि 120 पे और मैग्नीट्यूड भी फोर्स का सेम ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी, दोनों का जो सेपरेशन है वो भी सेम है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी सेम है, तो सब कुछ सेम ही है। तो अगर इस पे नेट फोर्स इसके कारण कैलकुलेट करें तो K स्मॉल q कैपिटल Q
ओवर p/√3 का होल का स्क्वायर। सिमिलरली इसके कारण कैलकुलेट करें तो इसमें भी यही होने वाला है और इसमें भी यही होने वाला है। तो तीनों केस में ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है और तीनों जो है 120 डिग्री पे, मतलब इस पॉइंट चार्ज कैपिटल Q पे 120 डिग्री पे लग रहा है। तो इसके कारण होगा क्या, इस केस में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अब चूंकि इस केस में तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी एक चीज़ तो हमारे पास मतलब पता चला कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी, सॉरी इसका चार्ज का साइन कुछ भी हो, ये तो हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। लेकिन अगर इन तीनों चार्ज A B C पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर अगर देखें हम तो उस पर होगा क्या, इस A वाले चार्ज पे अगर देखें तो पॉइंट चार्ज A जो रखा हुआ है, इस A चार्ज पे जो प्लस Q चार्ज रखा हुआ है उस पर अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो एक तो इसके कारण इस डायरेक्शन में, चूँकि दोनों ही सेम नेचर के चार्जेस हैं यानी पॉजिटिव चार्ज ही दोनों हैं, तो इस पर फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट A ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट B इस डायरेक्शन में हो गया। सिमिलरली इसके कारण अगर देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट A ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पोजीशन C या वर्टेक्स C, तो इसका फोर्स, इस फोर्स का डायरेक्शन उधर हो गया। और ये भी अभी अगर हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं तो इसके कारण कुछ नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट A ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट सेंट्रॉयड या फिर O जो भी हो। तो अगर अब यहाँ पे देखें तो होगा क्या, नेट फोर्स इन सभी का मिलके कुछ इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी ये इक्विलिब्रियम में हो नहीं सकता है अगर इसको पॉजिटिव अज्यूम करें तो। ये अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कोई सा भी एक अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो बाकी अगर सिमेट्रिकली देखें तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा लेकिन बाकी ये तीनों जो चार्ज है वो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये सब फिक्स्ड चार्ज नहीं है, मतलब ये फ्री चार्जेस है यहाँ पे रखा हुआ। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो सेंट्रॉयड पे चार्ज जो रखा हुआ है उसका साइन निगेटिव होगा तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है। तो इस केस में अगर इसको निगेटिव अज्यूम करें तो जो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था वो अब अपनी तरफ लगाएगा इस डायरेक्शन में, यानी इस पर फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट A ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट सेंट्रॉयड, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में कुछ ना कुछ मतलब बैलेंस करने का चांस मतलब बन रहा है, तो इस केस में कुछ ना कुछ बैलेंस कर सकता है। यानी फर्स्ट चीज़ हम यहाँ से देखें कि ये जो चार्ज है जो हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल Q चार्ज, इसका साइन तो निगेटिव होने वाला है, पॉजिटिव अगर साइन हो तो फिर इक्विलिब्रियम में रह नहीं पाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास ये पता चल गया है। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं, कि ये जो Q चार्ज होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, साइन ऑफ Q विल बी पॉजिटिव, जो भी हो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे आप। अब इस वाले चार्ज पे देखते हैं, मतलब अब यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा के देखते हैं किसी भी एक चार्ज पे। इस पे तो हमें कैलकुलेट करना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा ही इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि ये सब वर्टेक्स पे जो भी चार्ज रखा हो इसका मैग्नीट्यूड सेम है प्लस डिस्टेंस भी सेम है। तो अब हमें इसका केवल मतलब इन तीनों में से कोई सा भी एक ले ले, A B या C, किसी एक पे भी लेके और उस पर नेट फोर्स बैलेंस कर दे, तो उससे हम इस Q का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसको A इक्विलिब्रियम में होगा तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो देखते हैं B पे करके, इस B वाले पोजीशन पे जो चार्ज रखा हुआ है ये हो गया अपना B, और इस पे चार्ज रखा हुआ है प्लस Q। अब एक तो यहाँ से साइड ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, यहाँ पे समथिंग A रखा हुआ है, और ये जो टोटल एंगल है ये 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे एक सेंट्रॉयड पे भी चार्ज अपना कैपिटल Q रखा हुआ है जो कि माइनस साइन, निगेटिव साइन का होगा। तो अभी साइन इसको हटा देते हैं, अभी इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं या फिर लिख ही देते हैं, यहाँ पे निगेटिव साइन का होगा, मतलब सॉरी यहाँ पे गलत लिखिए, यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे गलत हो गया एक, यहाँ पे निगेटिव होने वाला है, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तब तो इक्विलिब्रियम में ये लोग रह नहीं पाते, तो यहाँ पे निगेटिव होने वाला है, तो वो निगेटिव हो गया और यहाँ पे निगेटिव आ चुका है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद होगा क्या, अगर यहाँ पे A पे समथिंग प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे C पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ये C पोजीशन और A पोजीशन हो गया, तो इसके कारण यहाँ पे अगर फोर्स देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट B ड्यू टू
ए। इसके कारण अगर देखें इस सी के कारण तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट सी, ये हो गया इस डायरेक्शन में। और इसके कारण अगर देखें तो चूंकि अब यहाँ पे पहले जियोमेट्री इसका देख चुके हैं, ये एंगल भी 30 डिग्री है और एंगल भी 30 डिग्री होने वाला है। तो अगर ये जो होगा ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट, और क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉयड। तो ये हो गया। अब चूंकि ये एंगल और ये एंगल देखे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल भी 30 डिग्री हो गया और ये एंगल वर्टिकली यानी ये भी 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे इसका अगर कंपोनेंट देखें, सॉरी यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स जो होगा ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण फोर्स जो होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। चूँकि इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे गलत हो गया था एक, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है। अब इस डायरेक्शन में होने के कारण हुआ क्या, इस डायरेक्शन में होने के कारण अब इस पे नेट फोर्स बैलेंस करेंगे। तो इस बी का एबीडी बनाए तो एक तो फोर्स इधर की तरफ है और ये फोर्स इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी प्लस क्यू है और ये चार्ज भी प्लस क्यू, ये चार्ज भी प्लस क्यू, और इनका डिस्टेंस भी पी के बराबर है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम ही होने वाला है, जो कि बराबर होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इज इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू ओवर पी स्क्वायर। यही मैग्नीट्यूड होने वाला है, यानी के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर होने वाला है। तो इसका भी वैल्यू के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर होने वाला है और इसका भी वैल्यू के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर होने वाला है। तो अब ये हो गया अपना मैग्नीट्यूड इन दोनों फोर्स का। अब इस बी पॉइंट पे देखें तो एक तो फोर्स ये हो गया जिसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर चुके हैं, के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। दूसरा कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स है, ये भी के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर के बराबर है और एंगल 60 डिग्री है। सिमिलरली ये देखें तो इधर की तरफ एक नेट फोर्स, एक ए वाला फोर्स है, जो कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये चार्ज कैपिटल क्यू और ये स्मॉल क्यू, यानी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर इन दोनों के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस जो भी हो यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, पी अपॉन रूट 3 के बराबर, जो कि पी अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर होगा ये। तो बस यही 3 फोर्स लगने वाला है। अब इन्हीं 3 फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करके हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इस क्यू का, कैपिटल क्यू का वैल्यू। अब उसको भी एक बार ब्रेक करके देख लेते हैं। इसको मिटाता हूँ मैं। तो इस बी वाले पॉइंट पे एक बार फिर से बी डी बना लेते हैं। एक तो इधर था के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, दूसरा कुछ इस डायरेक्शन में के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, और एक था कुछ इस डायरेक्शन में के क्यू स्क्वायर ओवर, सॉरी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर पी अपॉन रूट 3 का होल का स्क्वायर। 3 फोर्स ये था और यहाँ से यहाँ अपना 30 डिग्री एंगल ये था, और बाकी ये 30 डिग्री अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम सॉरी क्या मतलब, ये तो 30 डिग्री आ ही चुका है और एक इससे भी 30 डिग्री बना रहा था, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी कंपोनेंट वगैरह इससे ही कर लेते हैं। एक तो इजी तरीका है इसका, अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करने का वो इजी तरीका ये है कि इन दोनों का अगर रिजल्टेंट ले तो इन दोनों का रिजल्टेंट, चूँकि इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका जो रिजल्टेंट होने वाला है इन दोनों का, वो इसके एंगल बाइसेक्टर पे होने वाला है, जो कि ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अब ये 30 हो गया, तो ये जो मतलब कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा था 30 डिग्री, तो ये दोनों आपस में पैरेलल मतलब 180 डिग्री फॉर्म करेंगे, यानी ऑपोजिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखें यहाँ पे तो ये हो गया एक 30 डिग्री पे, मतलब 30 डिग्री पे ये फोर्स अपना के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर पी ओवर रूट 3 का होल का स्क्वायर है, और दूसरा ये जो है यहाँ से 60 डिग्री पे के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर के बराबर, और ये भी के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर के बराबर है। तो अब ये जो 30 डिग्री पे होगा वो इसी लाइन के अलॉन्ग तो आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अगर देखिए ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा। तो इसका रिजल्टेंट एक कैलकुलेट कर ले। अब रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का होता है फॉर्मूला कि जो भी रिजल्टेंट होगा वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
मतलब मॉड ऑफ अगर ए और बी वेक्टर है हमारे पास, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी कॉस थीटा, या तो फिर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा हो जाता है। अगर यहाँ पे देखें तो यही होता है अपना रिजल्टेंट। तो इस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए यानी 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा का रूट ओवर ए स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो ए बाहर आ गया, ए और रूट 2 भी कॉमन ले, ए रूट 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा। इसको डायरेक्टली ही ऐसा लिख सकते हैं। तो अब अगर इसका यूज़ करें, मतलब इस फॉर्मूला का अगर यूज़ कर ले यहाँ पे, तो डायरेक्ट ही इसका जो रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्सेस का वो क्या आने वाला है, ए रूट 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब इसका वैल्यू क्या आ गया, एक के जगह पे के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इंटू रूट 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ थीटा दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो ये कॉस ऑफ 60 1/2, तो यानी अब यहाँ पे रूट 3/2 आ चुका है। तो अगर इसका रिजल्टेंट देखें तो डायरेक्टली ही यहाँ पे के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इंटू रूट 2 से रूट 2 तो ख़त्म हो जाएगा, जैसे रूट 2 इंटू रूट अंडर 3/2 होने वाला, मतलब रूट अंडर 3/2 होने वाला है। तो रूट 2 से रूट 2 ख़त्म, रूट 3 आ गया यहाँ पे, तो रूट 3 अपॉन इतना आ जाने वाला है नेट फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स। और ये जो है इसको बैलेंस करेगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू पी ओवर रूट 3 का होल का स्क्वायर। तो इन दोनों को बैलेंस अगर करें तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर पी स्क्वायर ओवर 3, तो 3 ऊपर आ गया, इज इक्वल्स टू इसके बराबर होने वाला है रूट 3 के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे ये ख़त्म हुआ, इससे एक ये गया कैपिटल क्यू का, तो वैल्यू होगा ही फाइंड आउट ही करना है, के क्यू ख़त्म हो गया। यानी अब इसको इधर ले जाएं तो कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू ये रूट 3 से रूट 3 टाइम्स में ख़त्म होगा, रूट 3 यानी स्मॉल क्यू ओवर रूट 3 हो गया। तो वो जो चार्ज क्यू जो सेंट्रॉयड पे रखा होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा क्यू अपॉन रूट 3, और साइन यहाँ से निगेटिव आ चुका है। तो इसका मतलब नेट अगर ये जो क्यू है जो हमें कैपिटल क्यू फाइंड आउट करना था वो हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू ओवर रूट 3, तभी ये चारों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट मतलब इससे थोड़ा इजी हो गया, जैसे रिजल्टेंट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए जो कि इस 30 डिग्री एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही आता, तो अब रिजल्टेंट इस तरह से कैलकुलेट किए ए रूट 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे भी डायरेक्टली आप इसको पुट कर सकते थे, तो यहाँ से भी वही चीज़ आता रूट 3 के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से भी मतलब जो भी हो किसी भी मेथड से आप जाएँ तो रिजल्टेंट इसका ये होने वाला है, और ये जो रिजल्टेंट होगा वो इसके एंगल बाइसेक्टर पे होगा। तो ये चूँकि 60 डिग्री था, अब 60 डिग्री होने के कारण इसका एंगल बाइसेक्टर 30 ये होने वाला है, ये एंगल 30 डिग्री और ये भी एंगल 30 डिग्री, यानी ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे इस केस में। तो ऑपोजिट हो जाएंगे यानी यही दोनों अगर बैलेंस कर दे एक दूसरे को तो अपना काम बन जाएगा। तो इन दोनों को बैलेंस कर दिए हम लोग, यानी रूट 3 के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर पी ओवर रूट 3 का होल का स्क्वायर। तो यहाँ से बैलेंस करके हमारे पास क्यू का वैल्यू माइनस ऑफ क्यू अपॉन रूट 3 आ चुका है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड में इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। अब कंपोनेंट में ब्रेक करने वाला भी मेथड एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब इसको आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन इस केस में आपको किसी भी केस में जब आप इस वाले को अप्लाई कर रहे हो तो आपको देखना होगा कि उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, प्लस मतलब जो अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो आप डायरेक्टली ही वहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर पे इसका रिजल्टेंट लाई करने वाला है, और रिजल्टेंट आप उस वाले फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अब अगर कंपोनेंट में ब्रेक करके देखें तो इस डायरेक्शन में के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, और यहाँ से 60 डिग्री पे के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, और यहाँ पे इससे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे कहीं पे यहाँ पे हो रहा था के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर बाई 3, यानी कि 3 ऊपर आ गया, इतना आ रहा था, और ये 30 डिग्री हो गया। तो इसका अगर कंपोनेंट ब्रेक करें, इसको अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होने वाला है, इसका वैल्यू होगा 3 के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री।
cos 30 क्यों? क्योंकि ये बेस के साथ एंगल बना रहा है तो cos 30 हो गया। और ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा 3k स्मॉल क्यू स्क्वायर, सॉरी इस केस में k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू था, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, यहाँ पे भी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर पी स्क्वायर इंटू, अब ये साइन 30 कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, ये वाला कंपोनेंट ये हो गया। अब सिमिलरली इसका कंपोनेंट हमें लेना होगा, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 हो गया, तो इसका कंपोनेंट के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। और इसका इधर का कंपोनेंट अगर देखें तो ये होने वाला है अपना के क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स बैलेंस कर देंगे यहाँ पे, तो अगर वर्टिकल फोर्स बैलेंस करें तो यहाँ पे ये इसको बैलेंस करने वाला है, यानी अब यहाँ से देखें 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू साइन 30 इज इक्वल अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसके बराबर होने वाला है, तो इसका वैल्यू के क्यू स्क्वायर कॉस ऑफ 30 डिग्री ओवर पी स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें तो यही चीज़ तो आ गया यहाँ पे भी, के से एक ये ख़त्म हो गया, यानी 3q इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से k तो ख़त्म ही हो गया, q एक बचा यहाँ पे स्मॉल q इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2, √3/2। अब यहाँ से 2 से 2 ख़त्म हो गया है। इस केस में भी अगर देखें तो कैपिटल q इज इक्वल्स टू स्मॉल q अपॉन √3 के बराबर आ गया। यानी दोनों ही केस, किसी भी केस से जाएं तो वैल्यू कैपिटल Q का यही q/√3 ही आने वाला है। साइन वहाँ पे हम लोग इस तरह से मतलब पता किया कि साइन इसका निगेटिव क्यों होने वाला है, तो साइन यहाँ पे निगेटिव होगा और मैग्नीट्यूड q/√3 होगा, तो वो चारों चार्जेस अगर देखें तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मतलब इजी कॉन्सेप्ट ही था, इसको आप कंपोनेंट में भी ब्रेक करके देख सकते हैं या फिर रिजल्टेंट कैलकुलेट करके उसको इक्वेट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।